आज सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही आ रहा है कि आखिर ये विमान टेक ऑफ के फौरन बाद क्यों दुर्घटनाग्रस्त है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रीम लाइनर बोइंग 7878 का जो ये विमान था, आखिर क्यों कुछ मिनट में इसके अंदर दोनों इंजन फेल हो गए। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन वजहों से, क्योंकि जिस तरह के सुरक्षा मापदंड होते हैं, जिस तरह के सुरक्षा टेस्ट किए जाते हैं, उन सब को किए जाने के बावजूद आखिर वो क्या रहस्य है जिसकी वजह से ये विमान टेक ऑफ के फौरन बाद नीचे की तरफ डिसेंट करता है। मेडे का कॉल करने के बाद कैप्टन सुमित सबरवाल ये फ्लाइट संभाल नहीं पाते हैं और उसके बाद से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आखिर दोनों इंजन का एक साथ फेल होना कितना बड़ा चैलेंज बन गया कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो कई लोग अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि विमान का जो स्टैंड है, क्या उसका पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा लोडेड दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है। लेकिन एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, इसको लेकर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं, क्योंकि हमने तमाम सुरक्षा एक्सपर्ट्स लाए हैं। और देखिए जो वजह रही है उस पर अभी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी डीवीआर मिला है। इसी के साथ एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जो पूरा ब्लैक बॉक्स है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जो डेटा कंपोनेंट होता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर दूसरी तरफ जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। अब सबका ये मानना है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो इसके बाद एक शुरुआत कम से कम हो जाएगी ये जानने की कि आखिर क्यों ये एक्सीडेंट इस तरह का हुआ, क्यों कैप्टन सुमित सबरवाल को मेडे का कॉल करना पड़ा। सबकी नजर इस बात पर है। सिविल एविएशन के सूत्रों के मुताबिक बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद से अब एक छत पर वो मिला है। जांच आगे बढ़ेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है कि DGCA ने एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर 787-8 फीट की जो जांच है उसके आदेश दे दिए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि अगर बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के दो फ्लीट्स हैं, 8 और एक दूसरा 9 वर्जन जो बना है, उन दोनों फ्लीट्स की जांच के आदेश जारी किए जाते हैं तो इसके बहुत मायने, इसको भी समझेंगे। एक और विमान हादसे की जांच शुरू हुई है तो दूसरी ओर हादसे से पीड़ित हर परिवार को लेकर देश में संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाकर हादसे का रिव्यू उन्होंने किया है। घायलों से भी मिलने अस्पताल में गए, मौके का भी जायजा लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अहमदाबाद की ट्रेजेडी से हम सब टूट चुके हैं। लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हल्ला बोल में ये सवाल हम उठाएंगे कि आखिर किन वजहों से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ उस विमान में हुआ। सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा सवाल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। हर दर्द में एक कहानी है, हर आह में एक कसक है, हर निगाह में एक सवाल है। ड्रीम लाइन बोइंग 7878 अहमदाबाद से अपनी उड़ान के कुछ सेकंड में गिरा तो क्यों? क्या विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या इंजन में तेल नहीं पहुंचा? क्या इलेक्ट्रिकल खामी आ गई? क्या पक्षी टकरा गया? क्या अत्यधिक गर्मी और ज्यादा वजन जैसे कारण भी हो सकते हैं? हम चालू करेंगे जिस तरीके से फ्लाइट होती है। हमने इस पार्किंग ब्रेक को ऑन से ऑफ किया, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। यहाँ तक सब ठीक था बिकॉज इंजन्स ने कुछ भी रिजेक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया। लेकिन अब आप देखिए, आपको जो नजर आ रहा है ये गिरता 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 यानी कि डबल इंजन फेलियर। और सामने आप किसी भी एयरपोर्ट में जाएंगे, आप कहीं भी रनवे पे जाएंगे तो आपको सामने बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। और यही कारण है कि ये सब कुछ फेल होने के बाद ये जो आपको एयरक्राफ्ट अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको आवाज आई, ये उस क्रैश की आवाज थी। 12 जून के विमान हादसे की वजहों को जानने के लिए सबसे अहम है ब्लैक बॉक्स का मिलना। अब तक जांचकर्ताओं को क्रैश साइट के पास एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिले हैं। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की है। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जांच में मदद कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रैश साइट, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर भी पहुंचे थे।
एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 के इकलौते जिंदा बचे सवार विश्वास कुमार रमेश से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। अब तक 265 शव सिविल अस्पताल लाए गए, यानी 241 विमान सवार लोगों के अलावा कम से कम 24 अन्य लोगों की जान गई। सबसे बड़ी मुश्किल शवों के शिनाख्त की हो रही है। DNA सैंपल के लिए शवों की पहचान शुरू हुई, लेकिन सभी की पहचान में कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये DNA सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब DNA सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं। यह हादसा जितना बड़ा है, उतने ही बड़े सवाल हैं। लोगों के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। इतनी खुश थी वो ये करने से को, वो जा रही है, देखो। हाँ, वो जा रही थी। मेरा भाई चला गया अभी मेरा भाई चला गया 5 बजे। मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। आज तक ब्यूरो। कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अगर आप देखिए तो औसतन एक्सीडेंट्स कहां पर सबसे ज्यादा होता है? लैंडिंग में सबसे ज्यादा, लगभग 37% जो क्रैशेस हैं वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। 36.7% जो आप आखिर में देख रहे हैं। एन रूट मतलब जब रास्ते में है तब लगभग 24%, जमीन पर 18% के आसपास, टेक ऑफ में सिर्फ 10% हादसे हुए हैं। इसीलिए ये मतलब हैरान करने वाली चीज है, और वो भी इस तरह से, मतलब इंस्टेंटली आफ्टर टेक ऑफ दोनों इंजन का एक साथ फेल होना। इसी को लेकर हम चर्चा तमाम एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम आपको एक और आंकड़ा बहुत जो सवाल खड़े करता है, ये बोइंग 787 को, जिसकी फ्लीट के लिए अब जांच के आदेश दिए गए हैं, तो देखिए 11 साल पुराना ये विमान था। इस बोइंग 787-8 के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। ये 11 साल पुराना था, ये जो विमान क्रैश किया है। इसकी लंबाई जो है वो 57 मीटर थी, 60 मीटर विंग की चौड़ाई, ये जो आप देख रहे हैं, 17 मीटर ऊंचाई और 2 इंजन जो वाइड बॉडी वाली ये विमान था। बोइंग 787 है, बहुत बड़ा विमान होता है, लगभग 1.25 लीटर, जो हम आपको कल से बता रहे हैं 1.26 लाख लीटर इसमें एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, ईंधन होता है। 954 किलोमीटर घंटा अधिकतम इसकी गति होती है। 13,530 किलोमीटर अधिकतम इसका रेंज है। 248 यात्रियों के बैठने की मैक्सिमम क्षमता है। 242 लोग इसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे। अमेरिकी कंपनी बोइंग इसका निर्माता है। 20% कम फ्यूल कंजम्पशन इसका होता है, 20% कम ये ईंधन की खपत करता है, और 2000 करोड़ रुपए जो है अनुमानित इसकी कीमत है, और 44,000 उड़ान एक विमान कर सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम चर्चा में अब लाएंगे, लेकिन जो शुरू में हम दिखा रहे थे कि क्या क्या हुआ हो सकता है, और यहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। दोनों इंजन फेल होने की क्या वजह समझ में आती है? अगर इसे एयर मार्शल राजीव सचदेवा जी, इसे मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जा रहा है, तो इसकी वजह आपकी नजर में क्या दिखाई देती है? ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों इंजन फेल, हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कैसे? जब तक एफडीआर की आपको डिटेल्स नहीं पता चलेंगी, जब तक पायलट के सीवीआर की टॉकिंग नहीं पता चलेगी, हम इस नतीजे पे कैसे पहुंच गए कि दोनों इंजन फेल हो गए? क्योंकि 1 मिलियन, कितने मिलियन घंटे ये जहाज उड़ चुका है 787। ये इंजन इतना बढ़िया है कि इसके अंदर अगर कोई चिड़िया भी घुस जाए तो वो उसको जला के बाहर राख कर देता है और इंजन को कुछ नहीं होता है। तो हम दोनों इंजन फेल पे इस नतीजे पे पहुंचे कैसे? तो मेरे को समझ नहीं आ रही। हम इस बात पे डिस्कशन करें कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं,
ये सिविल एविएशन में होता नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स में जहाँ पे 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन फेल होने का संभावना है नहीं। मेरी जगह एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी को दिखाइए इनके साथ, क्योंकि आप तो एयर वाइस मार्शल बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि दोनों इंजन फेल, क्योंकि और क्या वजह हो सकती है कि वो प्लेन कोलैप्स, वजह कुछ भी रही हो, कुछ और भी रहा हो, अल्टीमेटली क्या मतलब उसका आउटकम ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हुए? सी अल्टीमेटली जो आउटकम है रंजना जी, वो ये माना जाता है कि देयर वाज लॉस ऑफ लिफ्ट। हाँ, थ्रस्ट नहीं मिला, लिफ्ट नहीं थी। लिफ्ट नहीं। अब लिफ्ट नहीं होने के दो चार और कारण होते हैं कि कंट्रोल सर्फेसिस की क्या पोजीशन थी, इंजन चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, एंड बर्ड इंजेक्शन का सवाल तो जैसे अभी एयर मार्शल ने बताया कि वो अगर इंजेस्ट छोटे मोटे बर्ड्स इस हाइट पे होते हैं, वो इंजेस्ट भी हुए तो ये दिस इंजन इज टॉलरेंट ऑफ दोज बर्ड इंजेक्शन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये लॉस ऑफ लिफ्ट जो है, अब ये क्यों हुआ है, बिकॉज उसके बाद एयरक्राफ्ट के अगर आप देखते हैं तो एक इंजन का, ऐसा नहीं लगता है कि एक इंजन में कोई चीज़ ख़राबी आई तो उसमें एक सिग्निफिकेंट एटीट्यूडनल चेंज आता, वो भी नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट जा रहा है, जो वीडियोज़ अवेलेबल्स हैं और जैसा हम कल देख रहे थे, तो उसके हिसाब से ये लेवल फ्लाइट में गया, टेक ऑफ नॉर्मल लगा, एक हाइट पर जाता है जो 400 फीट, मतलब जहाँ जो ग्राउंड से लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं है, उसके बाद एयरक्राफ्ट जो है सिंक करने लगता है, एंड इट फ्लटर्स डाउन, अगर एक वर्ड आप मुझे यूज़ करने का वो दें, अपने आप एज इफ़ कि कुछ नहीं है एयरक्राफ्ट में, कोई अपनी ताकत नहीं है, एयरक्राफ्ट गिरता है। तो क्या इंजन्स, ये सवाल है, क्या दोनों इंजन फेल कर गए? अगर दोनों इंजन फेल कर गए तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों लॉस ऑफ लिफ्ट हुआ? तो उसमें दो जो चीज़ें आती हैं, एक के लिए बहुत सारे, इसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम है 787 का, और ये बहुत स्टडी सेफ्टी के पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट में आता है। इसके साथ कुछ ज़रूर चीज़ें जुड़ी हुई थी जिसके लिए बोइंग को फटकार लगी थी, लेकिन वो किसी और एयरक्राफ्ट से भी कनेक्टेड था। इसमें बहुत अच्छा रहा, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है। और जी का जो GNX इंजन है, जो 1B वेरिएंट इसमें था, उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, इसीलिए इसके करीब 1200 के आसपास तो जहाज ऑपरेशंस में हैं और 795 के आसपास जो है ऑर्डर पे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत स्टैब्लिश्ड अच्छा एयरक्राफ्ट है। और सर कितने सालों तक एक विमान ऐसा इस्तेमाल हो इन्होंने सकता है? अभी आपको बताया एयर मार्शल साहब ने कि ये जो है जो सॉर्टीज के हिसाब से होता है, ये 2000 करोड़ का जहाज है, जब तक हम पूरा वसूल नहीं लेंगे इसकी लाइफ कम से कम 35 to 40 ईयर्स होगी। इससे पहले, हाँ, या उससे पहले नहीं, इनिशियल ये करेंगे, हाँ, बीच में बहुत सारे मीडियम रिपेयर्स होंगे, वो मेजर ओवरऑल्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो टोटल लाइफ होगी, जिसको हम बोलते हैं एरोस्ट्रक्चर और कंप्लीटली अपग्रेड्स भी आएंगे बीच में, मिला करके कम से 35 से 40 साल की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बोइंग ये जो ड्रीम लाइनर है 30 देशों में कहाँ वो इस वक्त कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, एक बार वो ग्राफिक्स भी जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एयर कमोडर कार्तिकेय काले साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? वो कह रहे हैं कि दोनों इंजन अगर वाकई फिर लास्ट में रुक गए, विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में 82, 30 कतार में, यूके का भी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, 25 है यूके में, 27 भारत में, सिंगापुर में 12, ऑस्ट्रेलिया में 11, जापान में 67, चीन में 26। कार्तिकेय काले साहब कह रहे थे अगर ऐसा हो तो दोनों इंजन एक साथ अल्टीमेटली अगर कोलैप्स किए, नहीं विमान टेक ऑफ कर पाया, नीचे डिसेंड करने लगा, क्या एक वजह ईंधन का में कोई ब्लॉकेज भी हो सकता है, फ्यूल स्टार्वेशन, कुछ ऐसा हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम कंजेक्चर कर रहे हैं। हम एक वीडियो को देख के उसके बाद हम कुछ वीडियो दिखा दीजिए उनके साथ। तो वीडियो एविडेंस जब तक है तब तक हम वीडियो एविडेंस पे बेस करके हम कुछ आगे बोल सकते हैं। बाकी आई एग्री विद एयर मार्शल सचदेवा कि जब तक FDR नहीं आता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या CVR नहीं आता है, तब तक हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं जो भी थ्योरी हम प्रपोज कर रहे हैं। परंतु यदि हम आपके साथ दिखा रहे हैं सर, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं हमारे, देखिए सीक्वेंशियली इफ यू सी द वीडियो, सबसे पहले जो रोल है एयरक्राफ्ट का रोल, जो CCTV में जो रोल आया है, नॉर्मली एक हवाई जहाज 17 से 20 सेकंड लेता है टेक ऑफ करने के लिए। आफ्टर फुल पावर इज गिवन, देयर आफ्टर जब ब्रेक्स रिलीज होते हैं 17 से 20 सेकंड लगते हैं उसको एक्चुअली एयरबोर्न होने के लिए। और ये हवाई जहाज मेरे हिसाब से CCTV में करीब 11-12 सेकंड के बाद जब ये दिखना शुरू हुआ है, इट हैज़ गॉट एयरबोर्न एंड वो पहले से रोल कर रहा है, तो एयरबोर्न टाइमिंग जो है एज पर एन ऑब्जर्वर ये सही लग रहा है। उसके बाद उसका क्लाइंब रेट देखा जाता है, उसका क्लाइंब एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट जो है
केवल वीडियो में जो दिख रहा है वो भी सही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा कहीं क्लीन लग नहीं वीडियो रहा। अगर आपके पास हो तो चला दीजिए, क्योंकि इसमें तो आप लोगों ने उसके ऊपर ही लिख दिया है विमान दिख नहीं रहा है। ये वीडियो दिखाइए इनके साथ। जी सर, आप बताएं। तो जो उसका जो, हाँ ये देखिए, ये जो रोल है, रोल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड ये टाइमर बाद में आया है, रोल पहले शुरू हो गया है, परंतु एट एन एवरेज यू विल फाइंड कि एक हवाई जहाज 17 से 20 सेकंड के बीच में आसपास टेक ऑफ करता है। दैट इज व्हील्स रोल के बाद वो एक्चुअली व्हील्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका जो क्लाइंब रेट है, एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट, ये हम देख रहे हैं। एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल इनिशियली, thereafter there is now a sink। ये देखिए, हाँ ये सिंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये एक विंग ड्रॉप भी है और हल्का सा नोज योर टू द राइट है, ये दिस इज एविडेंट, ये वीडियो में दिख रहा है। अब देखिए वीडियो में क्या होता है, इसमें जो हवाई जहाज में क्या होता है कि क्लाइंब एबिलिटी, दैट मीन्स हवाई जहाज ऊपर क्यों जा रहा है, उसके 2 कारण हैं। सर ने भी बताया, एक है इंजन जो पावर जनरेट कर रहे हैं, यानी वो दम लगा रहे हैं हवाई जहाज को, दम से खींच रहे हैं, और दूसरी चीज़ है हाई लिफ्ट डिवाइसेस, यानी फ्लैप्स वगैरह जो डिवाइसेस होते हैं जो पीछे से बाहर निकलते हैं, जो स्लो स्पीड पे हवाई जहाज को हायर लिफ्ट देते हैं। स्लो स्पीड पे वो हर जगह यूज़ नहीं होते, केवल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऐसी सिचुएशंस में ही यूज़ होते हैं जहां पर आप स्लो स्पीड करना चाहते हैं, बिकॉज आपको या तो हवाई जहाज रोकना है या आप 0 स्पीड से टेक ऑफ के लिए जो है निकल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लिफ्ट चाहिए। तो ये सीक्वेंशियली जो है, अब इसमें क्योंकि लॉस ऑफ थ्रस्ट है, क्लाइंब रेट जो है उसकी रुक गई है, वो नीचे आ गया है, तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं, एक या थ्रस्ट नहीं अवेलेबल है, एक या हाई लिफ्ट डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ। अब इस वीडियो का रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई इसका हाई लिफ्ट डिवाइस नीचे है, ऊपर है, किसी ने ऊपर रख लिया है, परंतु एक चीज़ ज़रूर है कि ड्रैग जो अंडर कैरेज के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो ज़रूर हवाई जहाज को और ताकत की ज़रूरत देता है। दैट मीन्स नॉर्मली आप टेक ऑफ कोई भी सीक्वेंस में देखिए, किसी भी हवाई जहाज का फिल्म देखिए, आप वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा सेफली एयरबोर्न, हमारे फ्लाइंग पार्लेंस में बोलते हैं सेफली एयरबोर्न अंडर कैरेज अप, पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब। और सिविल में, जब मैं तो फाइटर पायलट हूँ भाई, मैंने सिविल एयरलाइनर्स उड़ाए नहीं है, परंतु सिविल में जो है दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी इज डन बिटवीन 2 पायलट्स। एक पायलट जो है कमांड में, जो एक्चुअल कंट्रोल पे है, वो पॉजिटिवली कंट्रोल करके हवाई जहाज को ऊपर उठाता है, दूसरा पायलट चेक करता है अप एंड अवे, या कोई भी आप शब्दावली का यूज़ कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब आई है और आप हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठ गया है, तो अंडर कैरेज अप, अंडर कैरेज का मतलब होता है जो टायर्स हैं उसको ऊपर किया जाता है, और अंडर कैरेज अप के लिए एक स्पेशल लीवर होता है, उस लीवर में नॉर्मली हमेशा एक डेलिबरेट एक्शन होता है जिससे आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो ये किया गया है। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपकी इन बातों? अंडर कैरेज अप नहीं हुआ है, सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अंडर कैरेज अप पहला नहीं हुआ है, ये फैक्ट है, इसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। अब अंडर कैरेज अप क्यों नहीं हुआ है, दैट इज द बिग क्वेश्चन, एंड वहीं से सीरीज ऑफ जो भी सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स है वो वहीं से एक्चुअली शुरू होता है, बिकॉज उससे पहले एवरीथिंग अपीयर्स नॉर्मल। नाउ व्हाई डिडंट द अंडर कैरेज वाज टेकन अप, उसने क्यों अंडर कैरेज ऊपर नहीं किया, उसके आगे क्या हुआ, ये अब मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। लैंडिंग गियर को भी लेकर वही लैंडिंग गियर, अंडर कैरेज को लैंडिंग गियर, वही सेम है अंडर कैरेज। तो एक बात देवेश अग्रवाल जी से ले लें। देवेश जी, आप पहले भी हमारे साथ शो पर जुड़े थे और आपका कहना है कि अभी स्पेकुलेशन से बचना चाहिए, लेकिन उसी दायरे में रहते हुए अब तो ब्लैक बॉक्स से जो कुछ निकलता है उसके जरिए ही पूरा सच सामने आएगा। आपकी जानकारी और ज्ञान क्या कहता है इस पर? ना थोड़े से हकीकत बयान करूंगा, थोड़े से डेटा पॉइंट्स दूंगा, मैं आपसे 2 मिनट अनइंटरप्टेड मांगूंगा। एयर मार्शल जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। किस बेसिस पे आपने इंजन्स पे, लोग बोल रहे हैं इंजन्स बंद हो गए, अगर वो वीडियो सुने उसमें इंजन की आवाज़ है, उसको छोड़िए। पहले चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने वीडियो दिखाया स्टार्टिंग में, जो सब लोग डीवीआर करे जा रहे हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर प्लेन में नहीं होता है। वो डीवीआर जो लोग उसके हाथ में था, जो सिल्वर कलर एल्यूमिनियम का था, मेरे को लगता है वो हॉस्टल का डीवीआर है, उनने जो वीडियो कैमरास को रिकॉर्ड करता है। हवाई जहाज में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं। एक DFDR होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसपे सारे एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स मापे जाते हैं हर रियल टाइम में, मतलब हर सेकंड को उसको मापते रहता है, हजारों डेटा पॉइंट्स मापता है। और एक है CVR, जिसमें कॉकपिट में क्या आवाज़ आ रही है, पायलट्स की आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ आ रही है, अगर कुछ चीज़ टूट गया बाहर तो उसकी भी आवाज़ आने की संभावना है, कि पायलट्स ने क्या सुना, क्या बोला, क्या किया, एक आइडिया बनता है। G90 इंजन या ये जो जेनेक्स इंजन है इस हवाई जहाज पे, आज तक इसने 50 करोड़ फ्लाइट आवर्स कर चुके हैं।
50 करोड़, आई एम सॉरी 5 करोड़, नॉट 50, 50 मिलियन, 5 करोड़, ठीक है जी, 5 करोड़ घंटे इतने ये इंजन चले हैं। इस इंजन में आज तक जेनेक्स और इसका जो पहला वर्जन था GE90, आज तक कोई ड्यूअल इंजन फेलियर नहीं हुआ है इस इंजन में। 777 में एक ही बार ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ था, वो भी ब्रिटिश एयरवेज के 777 हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब उतर रहा था, बर्फ जम गया। अब 37 डिग्री में तो बर्फ नहीं जमेगा, और वो इंजन रोल्स रॉयस का बना हुआ था, GE का इंजन नहीं था। और वो उन्होंने एक जैसे, क्योंकि हवाई जहाज जब इतनी ऊंचाई पे चलती है तो -50 डिग्री तक उसका तापमान हो जाता है, तो फ्यूल को गर्म करने के लिए एक फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर करके एक डिवाइस होता है जो फ्यूल को गर्म करता है। उसमें ब्लॉकेज होके वो उसमें बर्फ जम गया, वो कारण था। वो रिपेयर भी हो गया है। कोई भी जो दुर्घटना का जो ये होता है, जांच पड़ताल होता है, ये इसका एक ही चीज होता है। एयर मार्शल साहब भी बोलेंगे आपको, इट इज कॉल्ड स्विस चीज मेथड। देखते हैं, कोई भी जो बड़ा दुर्घटना होता है उसका एक सिंगल कारण नहीं होता है। वो शुरू होता है कहां से, पर उसके आगे बतेरे चीजें आती रहती हैं। और जो एक्शन, चाहे पायलट का एक्शन था, चाहे हवाई जहाज का कोई फेलियर था, कोई इंजन का फेलियर था, कोई मौसम का फेलियर, वो सब एक एक करके अंत में दैट इज द रिजल्ट। सो वो चीज, इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेकुलेट मत कीजिए। सब मेरी कजन सिस्टर वहीं उसी अस्पताल में काम कर रही हैं। वो बोल रही थी कि उनको शवों से दांत निकाल के DNA मैचिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे शव इतने जले हुए हैं, मतलब जैसे कोयले के जैसे हो गए। बिल्कुल ऐसी ये घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरे देश की आत्मा एकदम हिल गई है। किसने कल्पना की थी? और टेक ऑफ के फौरन बाद एक एक घर से जो कहानी आ रही है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। FDR होता है जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, CVR जिसमें उसका वॉइस रिकॉर्डर होगा, उससे आवाज़ आएगी, फिर चलेगा कि आखिरी वक्त में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किया गया है। वापस एयर मार्शल राजीव जी आपके पास आते हुए, सचदेवा जी मैं आपसे, क्योंकि आपकी बात अधूरी ही रह गई, आपने कहा कि इस कंक्लूजन पे लोग कैसे पहुंचे, तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिर क्या हुआ, क्योंकि अगर एक भी इंजन काम करता तो पायलट किसी तरीके से वो मतलब जिसको कहते हैं रिवाइवल कर लेते। ये वजह क्या हो सकती है? फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों इंजन कोलैप्स होते हैं? और पूरा जो आपको समझ में आ रहा है सर वो बताएं। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, प्लेन हादसे को लेकर उड्डयन मंत्री राम नायडू का बयान आया है। राम मोहन नायडू कह रहे हैं हादसे के 28 घंटे में ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये अच्छी बात है, और उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, FDR जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट के अंदर ये लगा होता है, तो कॉकपिट में जो भी बातें उन क्षणों में हुई होंगी कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके को पायलट के बीच में, उससे पता चलेगा कि वो किस मुश्किल का सामना कर रहे थे। आखिर थ्रस्ट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, और अगर नहीं मिल रहा था तो उनको क्या वजह उसकी समझ में आ रही थी। जी एयर मार्शल सचदेवा जी बोले। जैसे कि एयर कमांडर काले ने आपको बताया कि जहाज को हवा में रहने को, श्रीवास्तव सर भी बता रहे थे कि जहाज को हवा में रहने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक तो थ्रस्ट चाहिए, दूसरा लिफ्ट। उसके जो सरफेसेस हैं वो आपको लिफ्ट देते हैं। यहाँ पे इंजन बंद हुए कि नहीं हुए उसकी कोई हमको नजर नहीं आया है, उसके एक मैं कारण बताऊंगा आपको। और दूसरा ये है कि हमारा लिफ्ट खत्म हुआ इस जहाज का। इसका मतलब जहाज जैसे नीचे आना शुरू हुआ, या तो इंजन गया या उसके लिफ्ट गया। क्यों लिफ्ट के सर्विसेज गए ये हमको मालूम नहीं। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे जो ये है, पहली बात तो जहाज मेरे को नहीं लग रहा कि ये 600 फुट तक गया है, ये 150-200 फुट से ही नीचे घूम गया है। और 150-200 फुट की ही जगह है जहां पे अंडर कैरेज ऊपर लिया जाता है या ऊपर होना चाहिए उस समय। और ये जहाज नीचे जाना शुरू करा एकदम। उसके बाद जैसे ये टेक ऑफ करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे टेक ऑफ वाला एरिया, तो रनवे के एज से जहां से उसने रनवे छोड़ा, वहां पे जब भी ये जहाज रनवे छोड़ता है, एक बहुत बड़ा मिट्टी का जो रनवे के ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसका एक बादल सा बनता है, और सर्कुलर बादल होता है जो आउटसाइड
इंजन के घूमता है, वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही जहाज ने रनवे को छोड़ा उसके इंजन फुल पावर पे थे और इमीडिएटली 10 सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए और नीचे चला गया, जबकि इसका एक रैम इंजन होता है वो भी बाहर आ जाता है। जैसे अगर दोनों इंजन बंद होंगे वो एफडीआर में पता चल जाएगा। तो इंजन अभी आप देखिएगा, जैसे ये वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे जो एरो चल रहा है, जैसे ये रनवे छोड़ेगा इस हट के पीछे से, वहां पे आपको एक बादल नजर आएगा हट, और वो बादल तभी होता है जब इंजन पूरे जोर से चल रहे हो। और ये एरो के पीछे छुप गया, देखिए मिट्टी का पूरा बादल नजर आ रहा है। ये जो बादल दिख रहे हैं यहां तक इंजन का पावर नजर आ रहा है जब तक ऊपर गया, और यहाँ पे दोनों इंजन बंद हो गए या लिफ्ट सर्फेसिस खत्म हो गए, इसकी टिप्पणी सिर्फ एफडीआर ही बता सकती है। और अगर पायलट्स ने मेडे कॉल दिए, क्योंकि वो भी हैरान हो गए कि ये हुआ क्या, जहाज हमारे हाथ से कैसे एकदम डिसेंड कर रहा है। तो मेडे कॉल तब दी जाती है, कॉकपिट के अंदर कई इमरजेंसियां होती रहती हैं, वार्निंग लाइट आती रहती है और पायलट्स को ठीक करते रहते हैं, उसका प्रोसीजर उनके पास होता है। लेकिन जब आपको बार वक्त की जनता को बताना हो, एटीसी को बताना हो कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है जो इस समय मेरे कंट्रोल के बाहर है, मुझे आपको भी बताना, आपकी मदद चाहिए, तब वो मेडे कॉल देते हैं। तो इसमें अगर मेडे कॉल दिया गया है, मेडे के साथ उन्होंने क्या बोला ये अभी पता नहीं है हमारे को। अगर मेडे कॉल दिया है इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हुई है उनके साथ जो एकदम उनको सरप्राइज कर दी गई है, नंबर वन। अब जहाज बिल्कुल रनवे के स्ट्रेट गया, थोड़ा सा विंग डिप हुआ या हुआ है, वो होता है जब भी ऐसे कुछ होगा, क्योंकि अगर एक कारण ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स चले गए ऊपर, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स जो इसके आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं विंग के, अगर उसमें से वो भी अगर अंदर चले गए फॉर एनी रीजन। तीसरी चीज जो आप सब बात कर रहे हैं, तापमान बहुत ज्यादा था, तापमान ज्यादा, वेट ज्यादा और पावर कम या फ्लैप्स अप, ये सारी कंडीशंस अगर मिल जाएं तब कहीं जहाज के साथ ऐसा होता है। ये हम बिल्कुल नहीं गारंटी से बता सकते, जैसे बताया मिलियंस ऑफ आवर्स ये जहाज उड़ चुका है, इतना सेफ है। और जो आप बोल रहे थे 11 साल पुराना जहाज है, नहीं, जहाज 11 साल नया है, अभी पुराना नहीं होता जहाज 11 साल में। जहाज की कोई लाइफ नहीं होती, कोई डिफाइन नहीं करी जाती आज की लाइफ की, भैया ये 30 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। उसके घंटे होते हैं कि इतने घंटे उसको उड़ना चाहिए, और जैसे जैसे वो घंटे उसके पूरे होते रहते हैं वो ओवरऑल होता रहता है, नई नई चीजें लगती रहती है। क्योंकि 11 साल पहले जो इस जहाज में था, आज आप देखेंगे बहुत कुछ बदल गया होगा इस जहाज के अंदर, और अपग्रेड होते रहते हैं जहाज। तो जहाज हमारे 11 साल पुराने नहीं होते हैं, जहाज 25-30 साल बहुत आराम से उड़ते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। और दोनों पायलट का मिला के 9,300 घंटे का एक्सपीरियंस, आप यहाँ से लंदन जाते हैं 10 घंटे जहाज में बैठते हैं, ये दोनों बच्चे कॉकपिट में 9,000 घंटे रहे हैं। 10,000 घंटे अगर कोई जहाज कॉकपिट के अंदर रहा है, आप सोच सकते हैं उसको कॉकपिट की एक एक खुशबू तक उसको पता चलती है। तो ना हम पायलट्स को इस समय ब्लेम करें, ना हम जहाज को ब्लेम करें, ना हम इंजन को ब्लेम करें। अभी हमारे को कुछ नहीं पता क्या हुआ। एफडीआर जैसे बता रहे हैं मिल गया है, एफडीआर के अंदर हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं कि जहाज ये जो हल्का सा राइट को गया वो भी रिकॉर्ड होगा, क्यों गया, क्या हुआ, इंजन के साथ क्या हुआ, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड होता है, दोनों पायलटों की बात आपको बताएगा, और उन्होंने एटीसी से क्या बात की सब कुछ उसके अंदर आएगा। तो थोड़ा सा शांत रखें, हम एक बार इन्वेस्टिगेशन टीम को आगे बढ़ने दीजिए, फिर हमको पता चलेगा पूरा। बिल्कुल, उसके बाद ही पूरा सच सामने आएगा। आपके पास आते हुए सर, वहां से अगर उनकी बात से आप, लेकिन ये जो डीजीसीए ने अब ड्रीम लाइनर 787 की जांच की बात की है, इसका क्या मकसद है, क्या वजह है, क्या लक्ष्य है? तो अंजना जी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जब नेक्स्ट आप उड़ान भरते हैं, अब ये नहीं पता उन्होंने क्या क्या जांच करने को बोला है। नॉर्मली एक इशू होता है, इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं कि आप इंजन्स को ऐसे चेक कर लीजिए, बाकी जो आपके जैसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जितने उनके ऑटोमेटिक सिस्टम, सारे को चेक करने की एक चेकलिस्ट आती है, उसको आप करते हैं। क्योंकि मैंने इसमें आपकी न्यूज़ में ये नहीं देखा कि उन्होंने ग्राउंड किया है, तो अगर एयरक्राफ्ट को ग्राउंड नहीं किया है तो आप कुछ चेक्स करेंगे, जो एडिशनल चेक्स होंगे, उसके बाद इन जहाज़ों को आप उड़ा सकते हैं। अभी तो ऐसा ही लगता है, जो अभी जो अब शुरुआती दौर में जो आपने मुझे बताया, तो ग्राउंडिंग नहीं हुई है। इसका मतलब कोई ऐसी क्रिटिकल खबर नहीं है, ग्राउंडिंग की खबर नहीं है कि सारी फ्लीट ग्राउंड कर दी गई है, उसकी खबर नहीं है। सिर्फ ये खबर है कि आप कुछ चेक्स करिए, प्रिवेंटिव चेक्स और सारे करिए। वाइस मार्शल, इसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि फिर आप क्या चेक करेंगे इस वक्त, क्योंकि ये विमान भी तो तमाम चेक्स कंप्लीट करने के बाद ही टेक ऑफ करता है, और अभी तक हमारे पास कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। तो किस जी? तो अंजना, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई घटना हो गई है जो कभी नहीं हुई है, अपने आप में अनोखी है, अपने आप में असाधारण है, और मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी के डोमेन में है। जैसे कि अभी एयर मार्शल बता रहे थे, कमोडोर बता रहे थे, तो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम रीडू द चेक्स कर सकते हैं, हम चेक्स को दोबारा करेंगे, हमारे वही लेड आउट चेक्स हैं। मुझे ये भी नहीं लगता है, क्योंकि DGCA से आया है, OEM की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई नए चेक्स की इंस्ट्रक्शन आई है। उसी को उन्होंने दोबारा करने को कहा है कि इनको और अच्छे से करिए, कि कहीं अगर कोई स्लिप अप होगा। और यहाँ पर मैं लाना चाहूँगा जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट थे उनकी बात, कि वो ये कहते हैं कि इसी चीज़ को उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारी चीज़ें हैं उनको विल हैव अ रीलुक कि क्या हुआ। क्योंकि एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये 3-4 चीज़ों की मिश्रण हो जिसकी वजह से ये घटना घटी हो। ऐसे 3-4 चीज़ें जो स्लिप अप हुई हों, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये काफ़ी फूल प्रूफ है। इसको अनक्रैशेबल एयरक्राफ्ट बोलते थे। ये इंजन जो है ऑलमोस्ट फूल प्रूफ है, बट दैट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से इसको पहले एक बार 2013 में कुछ दिनों के लिए ग्राउंड भी किया गया था विश्व भर में। तो वो जो ग्राउंड किया गया था वो लिथियम आयन बैटरी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 3 महीने के लिए ग्राउंड किया गया था। और वो एक अलग डायमेंशन था जिसको इन्होंने विजय पाली थी, उस चीज़ को करेक्ट कर दिया था। उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम थी, उस चीज़ को उन्होंने सही कर लिया था। एयर कमोडोर में आपके पास आते हुए वहीं वापस जाकर ये जो बोइंग की जांच की बात हो रही है उसका क्या अर्थ आपकी नज़र में है? क्या हम शक की निगाह से अब इस विमान को देख रहे हैं? अगर मल्टीपल फैक्टर्स थे, क्या ये वजह रही कि ATC भी अभी बता नहीं पा रहा है? क्योंकि शायद पायलट को भी क्या उतने साफ तरीके से समझ नहीं आया, क्योंकि अगर उन्होंने ATC को कन्वे किया होता कुछ स्पेसिफिक, तो ATC की तरफ से जानकारी अब तक बाहर बताई गई होती। हाँ, आप सही बोल रही हैं। बेसिकली द सिचुएशन में इसमें आप टाइमिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि पायलट्स के पास रिएक्शन का टाइम भी बहुत कम है। एंड इसमें क्या होता है कि आप एक मल्टी क्रू कॉकपिट में जहाँ दो पायलट्स हैं, वो जल्दी एक्शंस ले रहे होंगे। इस समय जो फोकस रहता है वो लाइफ सेविंग फोकस है, मतलब जान बचानी है, हवाई जहाज़ को किसी तरह से कंट्रोल करके ज़मीन पे लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ जो है नीचे जाया जा रहा है। तो इस समय पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ये इमेजिन करना कि वो भी अपना टाइम जो है RT कॉल में देते हैं और ATC को बता रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। वो ये सब लोअर प्रायोरिटी पे है। इमीडिएट प्रायोरिटी इज़ टू सेव द लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स बाय डूइंग व्हाटएवर इज़ पॉसिबल। सो वो व्हाटएवर पॉसिबिलिटी में जो है पायलट्स उसमें फोकस करते हैं। अब जहाँ तक बोइंग का सवाल है, देखिए बोइंग हिस्टोरिकली हैज़ बीन इन बिग प्रॉब्लम्स पिछले 20 साल से। ऐसा नहीं है कि बोइंग में प्रॉब्लम नहीं हुई है। बोइंग में क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम थी, बोइंग में जो है डिजाइन इश्यूज थे, बोइंग में ब्लोअर्स भी कंपनी के आए जिन्होंने खुलकर कहा कि क्वालिटी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसकी अनेकों हियरिंग्स हुई हैं, उनके टॉप ऑफिसर्स जवाब नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल। सो देखिए ऐसा है कि हाँ, एंड कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद कई नई चीज़ें भी निकलती हैं। सो लेट अस नॉट क्लोज आवर आइज टू दैट फैक्ट। एंड मैं देखिए एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज एन इन्वेस्टिगेटर, आई एम वेरी क्लियर कि जो फैक्ट्स हैं उस पर जो है कहानी आगे बनेगी। उस जो एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन जाएगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं रिस्पॉन्सिबल है या कहानी क्या बनेगी वो उसी के बाद हम आगे बात कर सकते हैं। तो इस समय गिविंग जस्ट क्लीन चिट टू एनीबडी इज नॉट डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल एंड डेफिनेटली नॉट माय ओपिनियन। तो ठीक है, यस, स्टैटिस्टिकली दीज एयरक्राफ्ट आर वेरी सेफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दुनिया में 5000 से ज़्यादा क्रैशेस हो चुके हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसके बाद में देवेश जी के पास आऊंगी। फ्यूल को लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब सिर्फ कंजेक्चर की, क्या वाकई फ्यूल को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? कई लोगों के मन में ये आ रहा है। देखिए ऐसा इन हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐसे कई कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं जो फ्यूल की कंटामिनेशन के कारण या फ्यूल के ब्लॉकेज के कारण। किस तरह का कंटामिनेशन होता है? एक्चुअली जो है कि ऑक्टेन रेटिंग एक फ्यूल की रेटिंग होती है, प्लस क्लीननेस फ्यूल का होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए फ्लाइट्स मतलब हवाई जहाज़ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, इट्स नॉट सो ईजी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो एविएशन फ्यूल का भी एक सर्टन ग्रेड है, एक प्योरिटी है जिसको उसे मेंटेन करना पड़ता है। एंड अगेन आई विल जस्ट रीएम्फसाइज, मैं तो एक मिलिट्री पायलट हूँ, परंतु जब भी हमारे हवाई जहाज़ में लास्ट मोमेंट पे भी जब रिफ्यूलिंग होती है तो उसका एक तरह से क्वालिटी चेक उसी समय इंस्टेंटेनियसली भी होता है। अरे रिफ्यूलर का चेक होता है, फ्यूल का हमेशा कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है, बिकॉज फ्यूल इज वेरी क्रिटिकल। फ्यूल ही तो है, उसके सैंपल को प्रिजर्व किया जाता है। जो हर बार जब रिफ्यूलिंग होती है, हर बार टेक ऑफ से पहले सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हाँ, तो फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर अदला बदली हो जाए, जैसे पिस्टन इंजन फ्यूल होता है और जेट इंजन फ्यूल होता है, तो इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। लेकिन
इसमें बहुत सारे चेक्स विजिबल सिंबल्स हैं, दोनों अलग दिखते हैं। बाउजर्स जो होते हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, दोनों की नोजल साइजेस अलग होती हैं, तो सब कुछ अलग होता है। ये इतनी आसानी मतलब उसको ऐसा फेल सेफ बनाया जाता है कि ऐसा नहीं हो। और फ्यूल सैंपल्स को तो बहुत लास्ट तक देखते हैं, उसे वाटर कंटेमिनेशन भी देखते हैं। तो अंजना ये ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस की कोई कमी है। तो वही हम कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम किसी निर्णय पर पहुँचें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको DFDR को एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें सारे पैरामीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल आते हैं, हाइड्रोलिक आते हैं, इंजन पैरामीटर्स, टेम्परेचर पैरामीटर्स, RPMs, एवरीथिंग विल कम देयर। इट्स अ ह्यूज मास ऑफ दिस थिंग। कितना टाइम लगेगा सब ये जांच की, उससे ब्लैक बॉक्स की जानकारी हासिल जब मिल गया है ब्लैक बॉक्स उसके बाद? देखिए ऐसा है कि सारी एजेंसीज को एक लेवल पर आना पड़ेगा, एक पेज पर आना पड़ेगा। तो इसमें इतना आसान नहीं कि किसी एक ने कुछ समझा और देखा उसको सामने लाए। OEM विल बी इन्वॉल्व कि इसकी जो इससे जो निकलेगा डेटा, उसकी एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए बोइंग में भी जाएगा। बोइंग विल एनालाइज दिस डेटा एंड देन लेट अस नो कि क्या हुआ। कुछ महीने लग सकते हैं। तो सरकार ने शायद 1 साल का समय दिया है, तो आप 6 महीने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पब्लिक डोमेन में आने लायक 1 साल का पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसमें वो सरकार ने समय दिया है। सरकार समय बिकॉज देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि FDR मिलता, फिर तो इन्वेस्टिगेशन ड्रैग करता, बिकॉज उसमें समय लगता। फिर DFDR और ये मिल गया है, अब DFDR मिल गया है तो डेफिनेटली ऐसा है कि हर इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें इट्स लाइक मीटिंग एन आई विटनेस। अगर आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसमें कोई आई विटनेस नहीं है, तो नाउ अब आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस बनाना पड़ता है। परंतु यदि कोई आई विटनेस मिल गया, 2-3 आई विटनेस मिल गए, 10 आई विटनेस मिल गए, तो आपका केस उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है देवेश जी, जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस पर। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं बिल्कुल। देखिए, सबसे नज़दीक एक्सीडेंट हुआ था आई थिंक अभी जनवरी के महीने में वाशिंगटन DC में, जब वो अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टकराया। सो अगर आप देखिए NTSB ने रेगुलरली अपडेट दिए। जो FDR का इंफॉर्मेशन था वो बाद में दिया, करीब आई थिंक 1 महीने बाद उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज की कि ये ऐसे कारण हैं इनिशियल, पर फाइनल रिपोर्ट तो आएगा करीब साल बाद। और एक और चीज, एयर मार्शल साहब ने 675 फीट का जो हाइट का पूछा था, वो ADSB डेटा से निकला है, पर वो उसमें 2 चीजें क्वालिफिकेशन है। वो ADSB डेटा अज्यूम्स नॉर्मल बैरोमेट्रिक एयर प्रेशर, एंड अहमदाबाद में बैरोमेट्रिक प्रेशर उस वक्त थोड़ा कम था। और it gives height above main sea level. Ahmedabad is already 200 feet. बिल्कुल ठीक है सर। एक पूरे देश की नजर इस बात पर भी है कि इनमें से एक व्यक्ति बहुत खुशनसीब निकला, और वो खुशनसीब ऐसा था कि ऐसे आग के गोले से भी बच गया। उन्होंने खुद ही बताया कि मैं कूदा नहीं था, सीट के साथ वो अलग बाहर निकल गए थे और उनकी जान बच गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने आए थे। किन हालात में उनकी जिंदगी बची, उनसे खास बातचीत है, ये सुनिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी।